Assalamu alaikum students, welcome to the 27th lecture of Software Design and Architecture. This is a CSE 303 course in which we have been looking at detail in the software and software design parts of a software development life cycle. तो एक मेजर मॉड्यूल जो आर्किटेक्चर का है वो हमने कवर कर लिया, और जो दूसरा मेजर मॉड्यूल था हमारे पास डिज़ाइन में से, डिज़ाइन में भी अगेन दो हमारे पास चीज़ें थी। एक हमारे पास यूएमएल वाला डिज़ाइन था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के तहत डिज़ाइन को देखा था, एनालिसिस डिज़ाइन को, डिटेल डिज़ाइन को, और फिर हमने ये देखना था कि हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न्स कौन से। ठीक है, हमने आर्किटेक्चरल पैटर्न्स या स्टाइल्स ऑलरेडी कवर किए हुए, हमने इसी में यही देखना था कि डिज़ाइन पैटर्न्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे। हमने जो सेकंड अपना मेजर एस्पेक्ट था यूएमएल के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का, वी फिनिश दैट ऑफ। ठीक है, वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। हमने उसमें हमने क्या कवर किया, हमने यूज केस डायग्राम्स देखी हैं, हमने एक्टिविटी डायग्राम्स देखी, हमने एनालिसिस क्लास डायग्राम्स देखी, डिटेल क्लास डायग्राम्स देखी, हमने सीक्वेंस डायग्राम्स देखी और हमने स्टेट चार्ट्स देखे। ठीक है, सो वी कवर्ड 6 डिफरेंट डायग्राम्स, 3 फ्रॉम एनालिसिस फेज एंड 3 ऑफ द डिज़ाइन फेज। और इसमें हमने सिस्टम के मल्टीपल व्यूज़ या एस्पेक्ट से अपने सिस्टम को स्टडी किया। हमने उसका स्टैटिक व्यू देखा, हमने उसका बिहेवियरल या डायनामिक व्यू देखा। ठीक है, हमने ये देखा कि जब हमने इनिशियल रिक्वायरमेंट्स के टाइम पे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है तो हम क्या कर सकते हैं कि यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं, एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने ये देखा कि जब हो गई रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई, फिर हमने अपने डोमेन मॉडल में से वहाँ से हमने अपनी क्लासेस उठाई और उन क्लासेस को फर्दर जो है वो इन्हांस करके, एलाबोरेट करके अपनी डिटेल डिज़ाइन लेवल क्लास डायग्राम्स बनाई। ठीक है, और फिर अगेन डिटेल क्लास लेवल डिज़ाइन डायग्राम्स के बाद हमने क्या किया कि इनकी बेसिस पे अपनी सीक्वेंस डायग्राम्स बनाई। सीक्वेंस डायग्राम्स का मकसद क्या है या सीक्वेंस डायग्राम्स करती क्या है कि ये हमें किसी भी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, किसी भी एक काम को करने के लिए, एक मेजर फीचर को अचीव करने के लिए जो कि हमें यूज केस डायग्राम में दिया हुआ है, उसको अचीव करने के लिए सॉफ्टवेयर की जितनी भी क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं और जिस कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं, जिन मैसेज पासेस के थ्रू इन्वॉल्व होती हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फिर हमने सीक्वेंस डायग्राम देखी और उसमें हमने यही देखा कि उसकी डिफरेंट नोटेशंस क्या हैं और इसकी नोटेशंस के तहत हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इसी डायनामिक व्यूज के साथ स्टेट डायग्राम्स क्या हैं। ठीक है, हमने जो आखिरी इसके अंदर द थिंग वी डिड प्रीवियसली, वो हमने ये देखा था कि स्टेट डायग्राम्स क्या हैं। ठीक है, और स्टेट डायग्राम्स में हमने क्या चेक किया कि स्टेट डायग्राम्स जो है सीक्वेंस से कैसे फ़र्क है। सीक्वेंस में तो हम एक फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट जो है वो मल्टीपल क्लासेस देख रहे थे, लेकिन स्टेट में एक ही क्लास की मल्टीपल स्टेट्स चेक कर रहे हैं, उसकी मल्टीपल शक्लें, उसकी मल्टीपल हैसियत चेक कर रहे हैं कि कब एक क्लास जो है किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती है और कब जो है वो किसी दूसरी में एग्जिस्ट कर रही होती है, और एक स्टेट में एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है, इसके लिए कौन से एक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करेगी जब वो किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, और कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो वो परफॉर्म नहीं करेगी एक्सप्लिसिटली अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फिर इसमें हमने ये देखा था कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स एग्जिस्ट करता है, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हम ट्रांजिशंस क्रिएट करते हैं। ये ट्रांजिशंस जो है लेबल्ड होती हैं, ये ठीक है, इनके ऊपर नाम लिखा होता है, और वो जो नाम होता है वो किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, वो ये बता रहा होता है कि कौन सा इवेंट ऑब्जेक्ट को इस स्टेट में से इस स्टेट में चेंज करता है। ठीक है, ये जो इवेंट की इंफॉर्मेशन है ये हम अपनी लेबल्ड जो ट्रांजिशन है उसके ऊपर लिख देते हैं, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, देन इसमें हमने क्या देखा था कि एलिमेंट्स क्या कौन कौन से हैं आपके पास स्टेट डायग्राम्स के, यही हैं, स्टेट्स हैं, इवेंट्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, फिर इंटरनल एक्टिविटी है। इंटरनल एक्टिविटी में हम क्या करते हैं
कि एक अब स्टेट की शक्ल बदल गई और इंस्टेड ऑफ वन बॉक्स हमारे इस बॉक्स के दो खाने बन गए। यहाँ पे तो हमने प्रीवियस जैसे लिखा था उसी की तरह यहाँ पे हमने स्टेट का नाम लिख लिया, लेकिन अब इसके अंदर जो है वो मल्टीपल एक्शंस जो स्टेट ने परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे साथ मेंशन करती है। ठीक है, जो जो एक्शंस, जो जो काम, जो जो चीज़ें वो स्टेट कर सकती है, एक ऑब्जेक्ट उस स्टेट में होके कर सकता है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है, देन वी सॉ के सब स्टेट्स और सुपर स्टेट्स क्या होती हैं। कुछ स्टेट्स इतनी कम्प्लेक्स होती हैं कि उनके अंदर भी उस स्टेट में, उस स्टेट के अंदर भी ऑब्जेक्ट जो है छोटी छोटी 2-3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर होता है। फिर हम क्या करते हैं कि अपनी मेजर जो स्टेट थी हमारी उसको सुपर स्टेट बना देते हैं और उस सुपर स्टेट के अंदर जो हमारी मल्टीपल सब स्टेट्स हैं वो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इन्हीं सब स्टेट्स के परस्पेक्टिव से एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास था कि कॉन्करेंट सब स्टेट्स भी हो सकती हैं। ऐसे भी प्रोसेस है कि एक ही टाइम पे एक सब स्टेट जो है, एक सुपर स्टेट जो है उसके अंदर कॉन्करेंट 3 सब स्टेट्स चल रही हूँ जो कि थ्रेड्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होती हैं और तीनों जो है वो अपना अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब एंड पे फिर हमने ये देखा कि स्टेट डायग्राम क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट के एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल स्टेट्स हो कौन कौन सी सकती हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हमें किधर से मिल जाती है, अपने यूज केस डायग्राम, यूज केसेस से मिल जाती है, हमारे सिस्टम की डिस्क्रिप्शन से मिल जाती है, डोमेन की इन्फॉर्मेशन से मिल जाती है। और फिर दूसरा स्टेप हमने क्या करना है कि कौन से इवेंट्स या ट्रांजिशंस जो हैं वो कॉज करती हैं एक इसको स्टेट चेंज करने में, हमने वो आइडेंटिफाई की। ठीक है, तो इस के साथ दैट फिनिशेस अनदर वन ऑफ आवर मेजर एस्पेक्ट्स। हमने एक बड़ा काम इसके साथ अपना ख़त्म कर लिया, और वो क्या था कि UML की जो डायग्राम्स हमें चाहिए थी अपने सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन के लिए, हमने वो सारी की सारी जो हैं वो बना ली। ठीक है, तो अब याद रखिए कि हर एक के अंदर डिफरेंट डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे क्लास डायग्राम्स थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या यूनिकनेस रखती हैं, क्योंकि खाली एक क्लास डायग्राम जो है वो आपके एक डेवलपर को 70-80% आइडिया खाली उस क्लास डायग्राम को देख के ही हो जाता है कि एक सिस्टम ने क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक है, और हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम्स और स्टेट डायग्राम्स सप्लीमेंट करती हैं आपकी क्लास डायग्राम को। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो अंडरलाइंग सबसे अहम कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, वो ये क्लास और ऑब्जेक्ट डायग्राम्स ही हैं। ठीक है, स्टेट डायग्राम में कोई ऐसी क्लास की स्टेट नहीं बनाई जा सकती जो क्लास डायग्राम में एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, अगर क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो ये उन्हीं क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन करनी है कि जो हम क्लास डायग्राम में पहले से बना चुके हैं। इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम में जब हम फ्लो बता रहे हैं या सीक्वेंस बता रहे हैं तो किसी ऐसी क्लास को इंक्लूड नहीं कर सकते जो क्लास डायग्राम में नहीं बनी, क्योंकि जो हमारे फीचर्स हैं जो परफॉर्म होने हैं वो उन्हीं क्लासेस पे होने हैं, वो उन्हीं क्लासेस की कंप्लीशन के थ्रू होने हैं। ठीक है, तो बोथ दीज डायग्राम्स आर क्लोजली डिपेंडेंट अपॉन कि हमने अपनी क्लास डायग्राम के अंदर क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, किस तरह से बनाया। सो दैट concludes the second portion, and today inshallah we'll change to our next portion, that's the introduction to software design patterns। ठीक है, तो आज ये करते हैं कि सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन पैटर्न्स देखते हैं, और इन डिज़ाइन पैटर्न्स की जो हमारे पास मेजर 3 कैटेगरीज हैं, क्रिएशनल पैटर्न्स, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, इन सबको थोड़ा थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो अब अगर आपको याद हो कि आर्किटेक्चर के टाइम पे भी पैटर्न्स पे एक सफिशिएंट अमाउंट में डिस्कशन हमने की है। हमने ये देखा है कि हम आर्किटेक्चरल पैटर्न्स किसको कहते हैं, व्हाट डू दे लुक लाइक, व्हाई आर दे क्रिएटेड, व्हाई आर दे नॉट यूज्ड और यूज्ड। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमने आर्किटेक्चर के टाइम पे पैटर्न्स को स्टडी करते हुए बिल्कुल इस्तेमाल की थी। तो अभी जो है हम उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर लेके बढ़ रहे हैं। पैटर्न्स खाली आर्किटेक्चर के लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते, डिज़ाइन के लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर के लेवल पे हमारे पैटर्न्स जो हैं वो सिस्टम लेवल कंपोनेंट्स और सिस्टम लेवल कंपोनेंट्स के आपस में स्ट्रक्चरिंग, उनके आपस में बिहेवियर, उनके कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन कर रहे थे। और जब डिज़ाइन कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो वो उसी तरह की चीज़ें क्लास लेवल पे डिफाइन करता है। ठीक है, तो अब हम क्लासेस और क्लासेस की आपस की स्ट्रक्चरिंग और क्लासेस के आपस के बिहेवियर्स को डिफाइन कर रहे हैं, और इन बिहेवियर्स की वजह से जो कंस्ट्रेंट्स हमारे ओवरऑल सिस्टम के ऊपर लग जाते हैं हम उनको डिफाइन कर रहे हैं।
ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न्स वर डिराइव्ड फ्रॉम आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर। ठीक है, तो डिज़ाइन पैटर्न का ये ख्याल, मतलब ये आइडिया के पैटर्न को इस तरह की चीज़ है कि एक तरह का प्रॉब्लम जब जब हमें आकर होता है तो हम उसके लिए कुछ सिमिलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने दिया था। ठीक है, अब इसने कहा क्या, there was certain common patterns of building design that were inherently pleasing and effective। ठीक है, अगर आप एक दीवार बनाते हैं और इस दीवार में आप खिड़कियां जो है वो बिल्कुल छत से करीब रख देते हैं और दरवाज़ा आपका नीचे आ जाता है, तो इन खिड़कियों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इनको खोलना बंद करना, regulating these, that would be extremely inefficient, also that would be ugly। एक तो खूबसूरत भी नहीं लग रहा, किधर आपने चाह के खिड़कियां बना दी हैं, दूसरा उनका फायदा भी कोई नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले ये बात की, मतलब सजेस्ट की, उसने कहा कि देखो कुछ इस तरह के बिल्डिंग्स के अंदर कुछ इस तरह के पैटर्न्स है, कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जो इनहेरेंटली खुद इन इटसेल्फ प्लीजिंग भी है, खूबसूरत भी दिखती हैं एंड इफेक्टिव भी है, उनका फायदा भी होता है। ठीक है, अब एसीज तो हमारी जनरेशन की इजाद है, हमारे बड़े बूढ़ों के पास जो है वो एसीज तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, मतलब इवन आप 2 जनरेशन ही पीछे चले जाएं, दादा परदादा तक ही चले जाएं, तब भी आप देखते हैं कि तब भी एसीज एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, बहुत पीछे तो बहुत दूर की बात। अब वो लोग भी तो धूप गर्मी उनको भी उसी तरह से इफेक्ट कर रही होती थी जिस तरह से हमें आजकल कर रही होती है। उनके सर्वाइवल के मैकेनिज्म्स क्या थे कि राहदारियां उन्होंने बना दी, इस तरह के घर बना दिए जिनमें वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, मस्जिदें हमने इस तरह की बना दी जिनमें आर्क शेप लगी हुई है, बिकॉज आर्क शेप अगेन एक तो वो लाइट को फोकस करती है, विंड को फोकस करती है। ठीक है, उसमें से हवा उस तरह अच्छी गुजरती है। तो मस्जिदें इसलिए हमेशा थोड़ी सी ठंडी होती हैं क्योंकि उनका आर्किटेक्चर इसी तरह बना हुआ है, बहुत सारी डोम्स उसमें बनाई हुई। ठीक है, ऊपर डोम्स बनाई हुई होती है, उसमें हवा की सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, जैसे आपके नीचे वो आर्क्स बनी हुई होती है, खुले खुले फर्श बना दिए। तो अब कुछ बेसिक बातें थी कि भाई अगर गर्मी वाले इलाके के अंदर आप अपना घर क्रिएट कर रहे हैं तो ये वाली चीजें जरूर बनाएं, ये वाली चीजें बनाएंगे तो आपका घर ठंडा रहेगा। ठीक है, लकड़ी की छतें बना लें, लकड़ी की छतें मतलब जहाँ पे वो मिट्टी की दीवारें बनाते हैं वहां पे भी आपने अक्सर नोट किया होगा कि लकड़ी की छतें बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये एक चीज बनाओ इसका ये फायदा है, दूसरी बनाओ इसका ये फायदा है, ये बिल्डिंग्स में काम हजारों सालों से होता चला आ रहा है। ठीक है, एक एरा के किसी भी एक एरा के अगर आप बिल्डिंग पैटर्न्स देख लें तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे से एक्सट्रीमली सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि उस एरा की सारी नीड्स को वो पूरे कर रहे थे। वहां की टेम्परेचर, वहां के क्लाइमेट, वहां की एस्थेटिक नीड्स के हिसाब से जो है वो बिल्डिंग्स हमारे पास बनी हुई। ठीक है, ग्रीक अगर आप लिटरेचर उठा लें तो उसमें जो उनके आर्ट का लिटरेचर, आर्किटेक्चर उनका उठा लें तो आपको वहां पे एक जैसी बिल्डिंग्स नजर आएंगी जो उस हिसाब से they were considered beautiful and they were considered useful। तो उसने कहा कि there are certain common patterns of building designs। ठीक है, कुछ इस तरह के, अब ये कॉमन भी, ठीक है, ये कॉमन भी है। मस्जिद बनानी है तो फिर तो आप आर्क बना सकते हैं, घरों में शायद इतनी ज्यादा यूजफुल ना हो, घर में आपने 200 लोग नहीं बिठाने, घर में आपने खाली 5 लोग बिठाने, तो उसके लिए जो है वो कोई और पैटर्न किसी और निस्बत पे आप घर तामीर करेंगे। दैट वर इनहेरेंटली प्लीजिंग एंड इफेक्टिव। ठीक है, उसने कहा कि आप, ये ऑब्वियस बात है जो मैं आपके लिए फिर दोबारा से स्टेट कर रहा हूँ कि कुछ पैटर्न्स, कुछ चीजें जो है दे उनको इस्तेमाल करने के इनहेरेंटली एक तो प्लीजिंग बेनिफिट्स भी होते हैं, इफेक्टिवनेस भी होती है। इसी आइडिया को उठा के हमने पैटर्न्स बनाए, बोथ अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर और अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, इसी आइडिया को हमने इस्तेमाल किया कि हाँ जी कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के लिए कि जो हमेशा दे होल्ड ट्रू। ये वाला सोल्यूशन जब जब अप्लाई करोगे दैट वुड बी okay, that would be a correct solution, that would be a useful solution, so always do this one particular thing। ये वाला काम जरूर कर लो यार, जब भी ये वाला प्रॉब्लम अकर होए तो ये वाला काम जरूर कर लो। वही आइडिया हमने इम्प्लीमेंट किया अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न्स के अंदर और सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स के अंदर। द पैटर्न इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब फॉर्मली डिफाइन करें कि पैटर्न किसको कहते हैं, तो पैटर्न क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम ये भी बताती है, मसला क्या है
हम गर्मी के इलाके में रहते हैं, इसलिए हमें जो है वो आर्क्स चाहिए। कोई हम जलजले वाली जगह पे रहते हैं, तो इस वजह से हमें जो है वो बैम्बू स्ट्रक्चर्स चाहिए जो इतने आराम से टूटे नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये भी बताता है कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर एसेंस ऑफ इट्स सोल्यूशन, कि अब इसके सोल्यूशन किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, जब उसने ये बताया कि आर्क्स बनानी है, हवादार अगर बनाने तो बड़े बड़े रोशनदान बना लें, तो साथ ये नहीं डिफाइन किया कि 3 रोशनदान बनाओगे तो ठीक है, या 4 बनाओगे तो ठीक है, या 15 बनाओगे तो ठीक है। ठीक है, तो एसेंस ऑफ ए सोल्यूशन, कि हमने उसके सोल्यूशन की अहम बात या जो असल बात है वो मेंशन कर दी। उसको अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे अपनी ज़मीन के हिसाब से, अपने घर के साइज के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से कस्टमाइज करना आपका काम। सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस भी इसी तरह है कि वो आपको एक एसेंस प्रोवाइड कर देता है, वो आपको एक बाहर की एक बात बता देता है कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, जलजले वाले एरिया में रहते हो तो 10 मंजिला इमारत ना बनाओ, छोटे घर बनाओ। 10 मंजिला है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे सेट कर रही है, कैसे नहीं करनी। ठीक है, तो अब मेन सोल्यूशन वो बता देता है, लेकिन बाकी की डिटेल्स फिल करना आपकी अपनी जिम्मेदारी। ठीक है, बाकी की डिटेल्स फिल आप करते हैं, सो दैट द सोल्यूशन में बी रीयूज्ड इन डिफरेंट सेटिंग्स। इसका फायदा क्या है कि जब हमने प्रॉब्लम बता दिया और ये बता दिया कि इसके लिए इस तरह का सोल्यूशन बनाओ, तो अब वो पर्टिकुलर सोल्यूशन रीयूज हो सकता है डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, जब अब सॉफ्टवेयर की टर्म्स में जब भी जो है एक नया डेवलपर उसी तरह की प्रॉब्लम पे काम करेगा जिस पे मैंने पहले किया हुआ है, तो वो उसी तरह का सोल्यूशन क्रिएट करेगा जैसे मैंने किया था, बिकॉज ही नोज कि दिस इज समथिंग दैट वर्क्स। ठीक है, अब उसको पता है कि ये इस तरह की चीज है जो चलती है, क्योंकि ये पहले किसी सॉफ्टवेयर में पहले किसी खातून ने बनाई हुई थी। अगर वही वाला सोल्यूशन वो भी अप्लाई कर लेगा तो उसका भी सक्सेसफुल सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि आपकी बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट बच रही है। ठीक है, एफर्ट ये मतलब पहली बार आपने टेस्ट किया, एक सोल्यूशन बनाया, वो सोल्यूशन नहीं बना, सही नहीं बना, फिर आपने दूसरा बनाया, वो नहीं सही बना, तो टाइम भी आपने वेस्ट किया है, आपने एफर्ट भी वेस्ट किया है। ठीक है, जो आपको बहुत सारे रिसोर्स बाकी लग रहे थे ना, आपने सोचा है, आपने बैठ के उसको कोड किया है, कोड को फिक्स किया है, तो वो जितनी चीज़ें हैं वो भी अगेन जो है वो सबकी सब इस्तेमाल होने से बच गई हैं। वो सारी जो आपको एक द headache that it was causing you, you've saved yourself from all of that by using a pattern, a generic solution. Again, remember, the pattern is not a detailed specification. बहुत अहम है कि याद रखें कि पैटर्न डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन नहीं है। पैटर्न आखिरी लफ्ज, आखिरी जुमले तक की डिटेल नहीं है। पैटर्न बहुत ही जेनेरिक है। पैटर्न सिर्फ ये बता देगा कि मस्जिदों के लिए आर्क शेप बनाने अच्छे हैं, बाकी मस्जिद में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, आपकी अपनी जिम्मेदारी। ठीक है, तो पैटर्न्स भी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस नहीं हैं, डिटेल्स नहीं बताते, लेकिन फिर भी सोल्यूशन का क्रक्स दे देते हैं। सोल्यूशन की वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जरूर वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि बस ये वाली एक बात है, इसको दिमाग में रख के बाकी सोल्यूशन बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है सोल्यूशन सही बनेगा। ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स, अब अगेन फॉर्मल डेफिनेशन, डिजाइन पैटर्न्स एंड पैटर्न लैंग्वेजेस आर वेज टू डिस्क्राइब बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, क्या क्या बेहतरीन तरीके हैं गुड डिजाइन्स एंड कैप्चर एक्सपीरियंस इन अ वे दैट इज पॉसिबल फॉर अदर्स टू रीयूज दिस एक्सपीरियंस। पैटर्न और पैटर्न लैंग्वेजेस इस तरह के तरीके हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी काम को करने के सबसे अच्छे उम्दा तरीके क्या हैं, गुड डिजाइन्स, कौन कौन से डिजाइन्स हम गुड डिजाइन्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, गुड डिजाइन का अब रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे शुरू के लेक्चर से, उसमें हमने देखा था कि वो मॉड्यूलरिटी और इफेक्टिवनेस, रीयूजेबिलिटी, वो वाले डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स थे वो हमारे गुड डिजाइन के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, तो गुड डिजाइन्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न वो आपको बता देगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, गुड डिजाइन्स क्या हैं, एंड कैप्चर एक्सपीरियंस in a way that it is possible for others to reuse this experience। ठीक है, तो अब आपका अपना जो एक्सपीरियंस हुआ है इस काम को करने का, उसको इस तरह से कैप्चर कर लें, उसको इस तरह से देख लें कि बाकियों के लिए भी पॉसिबल हो कि वो आपके इस एक्सपीरियंस को रीयूज कर सकें, इस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई इफेक्टिव सोल्यूशन क्रिएट कर सकें। ठीक है,
Design patterns are usually associated with object-oriented design, even though कि हम explicitly specify नहीं करते, कुछ इस तरह के patterns हैं कि जो खाली object-oriented की domain के नहीं हैं, लेकिन patterns usually हम associate object-oriented के साथ करते हैं क्योंकि हम इनको create classes के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम classes की जो object-oriented की terms, inheritance की और abstraction की और encapsulation की, हम उनके फायदे उठा के patterns create करें। तो ये सारा जो है जिन बातों पे बना हुआ है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात है, ठीक है। Published patterns often rely on object characteristics such as inheritance polymorphism to provide generality। अच्छा, published patterns इसमें सिर्फ एक ही नई बात है, बाकी तो exactly वही है जुमला जो अभी मैंने आपको बोल दिया। Published patterns एक इस तरह का पैटर्न है कि जो आपने पब्लिश किया है, पब्लिश करने से मुराद क्या है, पब्लिक किया है, बाकी लोगों को बताया है। क्यों आप बाकी लोगों को ये बताते हैं? मैंने ये प्रॉब्लम देखा, मैंने ये सोल्यूशन लगाया, ये सोल्यूशन सक्सेसफुल है, ठीक है। फिर आप उसको कहते हैं कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, इसके अलावा इसका और इसका और इसका अल्फा बीटा चार्ली इन सब का भी ये एक्सपीरियंस है, तो तब मैं सक्सेसफुली कह सकता हूँ कि इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये जो एक प्रॉब्लम डोमेन है, इन सब लोगों ने उसी प्रॉब्लम डोमेन के लिए इस तरह का सोल्यूशन बनाया था और सबका काम हो गया था, सबका सोल्यूशन सक्सेसफुल था। फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये पैटर्न है, ये हर बार चलता है, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है ये बात चलती, तो दैट्स अ पैटर्न। फिर आप उसको पब्लिश करते हैं, फिर आप बाकी लोगों को भी बताते हैं, बाकी दुनिया को भी बताते हैं कि देखो हम इतने लोगों ने इतनी चीज़ों में इतनी जगह पे हमने ये वाली चीज़ ऑब्जर्व की। एवरी टाइम यू हैव दिस प्रॉब्लम यू कैन क्रिएट अ सोल्यूशन ऑफ दिस सॉर्ट, तो अदर्स कैन डू दैट टू, ठीक है। आप जिस सॉर्ट ने करना है, जैसे जैसे उन्होंने करना है, दे कैन डू दैट टू। The general principle of encapsulating experience in a pattern is one that is equally applicable to any kind of software design, ठीक है। However, अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल्स है ऑफ एनकैप्सुलेटिंग एक्सपीरियंस इन अ पैटर्न इज वन कि जो आपका खाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी से एसोसिएटेड नहीं है, ऑल सॉफ्टवेयर से एसोसिएटेड है, ठीक है। जो ये आइडिया है ना कि एक तरह का आप सोल्यूशन देख लें एक डोमेन के लिए, एक प्रॉब्लम डोमेन के लिए, और फिर वो सोल्यूशन सिमिलर प्रॉब्लम डोमेन्स के अंदर अप्लाई करते रहें, तो ये खाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात नहीं है, ये सारे सॉफ्टवेयर की बात है। जब भी आपका सॉफ्टवेयर नेटवर्क का कोई सॉफ्टवेयर है जो आपने स्ट्रक्चर्ड से बना लिया, किसी और से बना लिया, मॉड्यूलर से बना लिया, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, एज लॉन्ग एज के उसमें आपके पास सेम प्रॉब्लम डोमेन के लिए सेम सोल्यूशन लग रहा है, तो आप एक पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं पैटर्न्स में हमारे पास क्या है, एक गैंग ऑफ 4 डिजाइन पैटर्न्स हैं या गॉफ पैटर्न्स हैं, ठीक है। आसान अल्फाज में हम इनको गॉफ पैटर्न्स बोलते हैं। ये एक्रोनिम किसका है? गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स का, ठीक है। दीज आर नेम्ड आफ्टर द 4 ऑथर्स ऑफ द बुक। अभी पिछली स्लाइड में ही हमने ये डिस्कशन की थी कि पब्लिश्ड पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। आप एक सोल्यूशन करके अपने पास घर में रख लेते हैं तो उसका बाहर की दुनिया को कोई फायदा नहीं है। बाहर की दुनिया को तब फायदा है जब आपने जो वो सोल्यूशन क्रिएट करके शेयर किया है, उनको बताया कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये शेयरिंग वैसे आप सबसे ज्यादा तो स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स के तौर पे करते हैं कि वो अपनी असाइनमेंट से शेयर कर देते हैं, लेकिन दैट्स द जनरल आइडिया। यू क्रिएट अ सोल्यूशन, यू लेट द वर्ल्ड नो, ताकि उनके रिसोर्स या टाइम या बाकी एफर्ट जो है वो बच रही है। तो वो जो है, अब इसको करने के लिए पब्लिश करना पड़ता है, एक पैटर्न बताना पड़ता है कि पैटर्न क्या। अब ये जो सेट ऑफ पैटर्न्स हैं, ये हमारे पास गैंग ऑफ 4 जो है उन्होंने दिए थे। ये नेम्ड ऑफ ये GOF या गैंग ऑफ 4 वाली टर्म निकली कहाँ से है? जो 4 ऑथर्स थे जिन्होंने किताब लिखी थी पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है। पैटर्न्स के ऊपर एक पूरी किताब छाया हुई और उस किताब के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स उन्होंने दिए, पैटर्न्स की डिफरेंट टाइप्स बताएं। पैटर्न्स के अंदर की जो डिटेल है थी कि ये वाला पैटर्न है तो कैसे चलेगा, ये वाला पैटर्न है तो कैसे चलेगा, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन दी वो इन 4 ऑथर्स ने दी, ठीक है। इन 4 ऑथर्स ने मिलके जो किताब लिखी उसमें थी एरिक गामा, रिचर्ड हेल्म, राफ जॉनसन एंड जॉन विजिट्स, इन्होंने दी। और इन 4 ऑथर्स की वजह से हमने इसको कहा ही गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स है, ठीक है। 4 ऑथर्स इसलिए गैंग ऑफ 4 पैटर्न्स का है। इसके अलावा भी होते हैं ग्रास पैटर्न्स भी होते हैं, गॉफ पैटर्न्स भी होते हैं, और भी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं वो गॉफ पैटर्न्स ही कर रहे हैं। The Gauss patterns are descriptions of the communicating objects and classes that are customized to solve a general design problem, ठीक है। तो अब हम एक
पैटर्न गॉफ पैटर्न इन इटसेल्फ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की, जिन ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है उनकी डिटेल है, दैट आर कस्टमाइज्ड, ठीक है, जिनके अंदर हमने कोई स्पेशल फीचर या स्पेशल बात इस तरह की डाल दी है टू सॉल्व अ जनरल डिजाइन प्रॉब्लम, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है, डोमेन का कोई इस तरह का प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमने स्पेशल क्लास बना दी है इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एक प्रॉब्लम सेट या एक डोमेन के अंदर रहते हुए। नेटवर्क के लिए अलग होगी, कोई आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए अलग होगी, तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए एक जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट की, उन क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की डिस्क्रिप्शंस हमने अवेलेबल कर दी थ्रू दी गॉफ पैटर्न्स। The four essential elements defined in the गॉफ बुक वर, अच्छा अब हमने ये तो कह दिया है कि हमने पैटर्न्स को पब्लिश करना है, लेकिन पब्लिश कैसे करना है, पब्लिश करने का भी कोई ना कोई तरीका होता है, कोई मेथड होता है कि आप एक पैटर्न को बाकी दुनिया को कैसे बताएंगे, अब जाके सड़क पे रोक के लोगों को तो नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो उसके लिए 3-4 चीजें हैं जो हमें डिफाइन करनी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे यूज केस की डिस्क्रिप्शन दी तो उसके अंदर हमें हेडिंग्स दी हुई होती हैं कि इन हेडिंग्स के अंदर इन चीजों को जो है आप फिल करेंगे, तब हम कहेंगे कि आपने एक यूज केस की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो इधर भी यही चीज है कि कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उन एलिमेंट्स को आप डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आपने जो है एक पैटर्न डिफाइन किया। पहली चीज क्या है, अ नेम दैट इज अ मीनिंगफुल रेफरेंस टू द पैटर्न। पहली चीज क्या बताओ, नाम बताओ, इस पैटर्न का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जर्वर पैटर्न है, एडाप्टर पैटर्न है, फकेड पैटर्न है, ये कोई चेन ऑफ कमांड पैटर्न है, बिल्डर पैटर्न है, तो हर पैटर्न डिफरेंट पैटर्न्स के डिफरेंट नाम होते हैं, वो नाम डिफाइन करना आपके लिए जरूरी है। फिर क्या करो, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम एरिया दैट एक्सप्लेन्स व्हेन द पैटर्न मे बी अप्लाइड। फिर ये बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ किस चीज की, प्रॉब्लम एरिया की, कौन सी जगह पे जो है ये पैटर्न अप्लाई होता है, कौन से प्रॉब्लम्स के लिए ये पैटर्न एज अ सोल्यूशन इस्तेमाल होता है। एंड देन अ सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डिजाइन सोल्यूशन, देयर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर सोल्यूशन डिस्क्राइब करो, ये बताओ कि ये कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कौन सी चीजें ये बता रहा है कि जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, ठीक है, ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डिजाइन सोल्यूशन, देयर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। क्लासेस की हम बात कर रहे थे, तो क्लासेस के किस तरह के आपस के रिलेशनशिप्स होंगे, क्लास दूसरी क्लास से कैसे कम्युनिकेट कर रही होगी, और फिर हमने ये कहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कस्टमाइज करना है, किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है। दिस इज नॉट अ कंक्रीट डिजाइन डिस्क्रिप्शन। अब अगेन वही बात कि कंक्रीट डिजाइन डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये आखिरी लेवल ऑफ डिटेल तक का सोल्यूशन नहीं दे रहे, ये नहीं बता रहे कि स्टूडेंट की क्लास बनाओ तो उसके अंदर इंटीजर भी रखो, ये थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा जैसे ही हम एक एक्चुअल पैटर्न पे शिफ्ट करते हैं। अभी तो हम डेफिनेशंस पढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे ही आपको एक एक्चुअल पैटर्न की एग्जांपल दूंगी तो ये और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। It is a template for the design solution that can be instantiated in different ways, ठीक है, तो ये आपको एक जेनेरिक सा स्ट्रक्चर बना देता है, एक जेनेरिक सी बात बता देता है कि आप ये इस तरह सोल्यूशन बनाएं तो ठीक बनेगा। आर्क्स बना ले तो आपकी हवा की वेंटिलेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है, बैम्बू वाले घर बना ले तो वो जलजला आएगा तो वो टूटेंगे नहीं। तो ये जेनेरिक सा एक सोल्यूशन आपको बता देता है, सोल्यूशन की डिटेल्स जो है वो फिगर आउट करना आपका अपना काम है, डिपेंडिंग कि आपकी एक्चुअल सॉफ्टवेयर क्या है। This is often expressed graphically and shows the relationship between objects and classes in the solution, ठीक है। ग्राफिकली भी अक्सर रिप्रेजेंट होता है, इसका मीनिंग कि हम इसकी छोटी छोटी क्लास डायग्राम बना के भी इसका सोल्यूशन बता सकते हैं। और फिर एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस दिया हुआ होता है। जो चौथी चीज हमारे एक पैटर्न की डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई होती है वो एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ठीक है। अब दिस इज व्हाट द नेम सेज इट इज, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ये कॉन्सिक्वेंसेस कोई फायदा नुकसान क्या होंगे इस पैटर्न को इस्तेमाल करने के, द रिजल्ट्स एंड ट्रेड ऑफ्स, ठीक है, कौन कौन से द बेनिफिट्स एंड द सेटबैक्स और लिमिटेशंस जो इसके साथ एसोसिएटेड है। This can help designers understand whether or not a pattern can be used in a particular solution. तो जब डिजाइनर क्रिएट कर रहा होगा सोल्यूशन, क्योंकि डिजाइनर ने क्लास डायग्राम्स बनानी है तो डिजाइनर ने क्लासेस देखनी है, तो डिजाइनर को ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे पैटर्न लगाना है, कहाँ पे पैटर्न नहीं लगाना, कहाँ पे बेहतर है कि हम पैटर्न के बगैर ही कोई सोल्यूशन निकाल लें, कहाँ पे बेहतर है कि हम पैटर्न को ही इस्तेमाल करें क्योंकि ये एग्जैक्ट डायरेक्टली उसी का सोल्यूशन है। तो अब फिर डिजाइनर के लिए ये
आसान हो जाएगा फैसला करना कि पैटर्न इस्तेमाल करें या ना करें, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पब्लिश पैटर्न के साथ रिजल्ट्स और ट्रेड ऑफ्स क्या दिए हुए हैं, फायदे या नुकसान क्या दिए हुए हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वर पैटर्न की एक एग्जांपल कंसिडर कर लें। अब जिस तरह हमने पहले अपने एमवीसी के साथ भी ये चीज़ पढ़ी थी और हमने अपने इवेंट बेस्ड के साथ भी ये चीज़ पढ़ी हुई थी कि हमारे पास एक सेंट्रल डाटा पड़ा हुआ है, अल्फा A equals to 40, B 25, C 15 एंड डेल्टा इक्वल्स टू 20। तो हमारे पास एक चार्ट के अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है, और इन वैल्यूज को ऑब्जर्वर 1 भी रीड कर रहा है और ऑब्जर्वर 2 भी रीड कर रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर 1 जो है इन्हीं सारी वैल्यूज की बेसिस के ऊपर आपको एक पाई चार्ट बना के दे देता है, जिसमें एक दूसरे के रेफरेंस से जो है वैल्यूज का शेयर निकल आता है डिफरेंट कलर कोड्स के अंदर। A40 है डार्क ब्लू के साथ रिप्रेजेंट हो गया, B25 लाइट ब्लू के साथ हो गया, C15 वाइट के साथ हो रहा है, और D जो है 20 जो है वो अगेन एक डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू के साथ हो रहा है। तो इन डिफरेंट कलर कोड्स के साथ, कलर स्कीम्स के साथ हमने वही वाली इंफॉर्मेशन दे दी है जो हमारे सब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। इसी सब्जेक्ट के ऊपर हमारा एक और ऑब्जर्वर बेस कर रहा है और इस ऑब्जर्वर ने सेम इंफॉर्मेशन एक बार चार्ट की फॉर्म में दे दी है, ठीक है। हमारे पास एक फर्स्ट वाली बार है, अल्फा वाली बार, जिसने 40 तक रिप्रेजेंट कर दिया और ये दे दिया कि अच्छा ए की क्वांटिटी 40, बी वाले ने ये बता दिया कि बी की जो है 25 है, डेल्टा चार्ली जो है 10 है, अगेन डेल्टा जो है दैट इज क्लोजर टू 20। सिमिलर इंफॉर्मेशन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। और आज सून आज कि आप इसके अंदर सब्जेक्ट चेंज करते हैं, आप इस तरह से करते हैं कि अल्फा को 40 से चेंज करके 30 कर देते हैं और चार्ली को 15 की बजाय जो है वो 25 कर देते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने यहाँ पे चार्ट्स बनाए हुए थे, उन चार्ट्स की इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। अब ये सारा पोर्शन जो है वो चार्ली के अंदर आ जाएगा, ये 25% हो जाएगा, ठीक है, और ये इतना पोर्शन जो है वो अल्फा में से निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये बीटा के अंदर आ गया। तो ये अल्फा कम हो गया, वो स्मॉलर हो गया, चार्ली जो है वो लार्ज हो गया, ठीक है। और सिमिलर इधर भी इफेक्ट होगा कि अल्फा जहाँ पे 40 पे था वो अभी आगे आ गया, 30 तक रिप्रेजेंटेशन हो गई, और सी जो हमारे पास है वो अगेन लार्जर तक हो गया, वो 25 तक चला गया। तीसरी बार फिर आप सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन चेंज करें, फिर दोनों ऑब्जर्वर्स जो है उसको ऑब्जर्व करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस पूरे पैटर्न का मकसद ये है, इस पूरे पैटर्न का काम ये है कि जब भी हमारे पास सेंट्रली कोई चीज़ मैनेज हो रही है और वो सेंट्रली मैनेज होने वाली चीज़ अगर कहीं पे चेंज हो रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास व्यूज़ है वो व्यूज़ अपडेट हो जाए, या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास दूसरे एजेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो अपडेट हो जाए। That's what a pattern does, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वर पैटर्न का मकसद क्या था कि हमारे पास एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाए एक सेंट्रल कमांड के बीच में और कुछ और क्लाइंट्स के बीच में, कि इसका अपडेट, इसका कोई चेंज इन दोनों के अंदर चेंज को ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर दे, ठीक है। एवरी टाइम दिस इज अपडेटेड तो आप साथ में इन दोनों को भी अपडेट कर लो, और दिस इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सेम पैटर्न, ठीक है। ये अब आपको वीडियो में तो शायद बिल्कुल ही ना नजर आ रही हो, लेकिन स्लाइड्स में जरूर जाके देखिएगा कि इस सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ क्या है। पहली चीज हमें क्या दी हुई है, पैटर्न का नाम दिया हुआ है, ठीक है। पैटर्न का नाम क्या है, ऑब्जर्वर पैटर्न, ठीक। ऑब्जर्वर पैटर्न है जिसने क्या करना है कि कुछ क्लासेस ने ऑब्जर्व करना है कुछ दूसरी क्लासेस को, और फाइनल ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर बताना है कि स्टेट चेंज करनी है या नहीं करनी, अल्फा को 40 पे ही रखना है या अल्फा को जो है वो 30 पे ले जाना है। फिर डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बता देगा कि पैटर्न क्या है। इट सेपरेट्स द ऑब्जर्वर पैटर्न सेपरेट्स द display of the state of an object from the object itself and allows alternative displays to be provided. ऑब्जर्वर का काम क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की शक्ल की डिस्प्ले, एक ऑब्जेक्ट की स्टेट की डिस्प्ले को ऑब्जेक्ट इटसेल्फ से अलग कर रहा है, ठीक है। सेपरेशन कर रहा है बिटवीन द डिस्प्ले ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक। डाटा जो था उसी की रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन डाटा कहीं और पड़ा हुआ था, रिप्रेजेंटेशन कहीं और पड़ी थी। एंड अलाउज ऑल्टरनेटिव डिस्प्लेज टू बी प्रोवाइडेड। अब ये जब अलग अलग कर दिए तो इसकी बेसिस पे हमारे पास ये पॉसिबल है कि उसी सेम डाटा के ऊपर डिस्प्लेज फर्क हो जाए,
पाई चार्ट भी बना लो, बार ग्राफ भी बना लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी उसको रिप्रेजेंट कर लें। When the object state changes, all displays are automatically notified, updated to reflect the change। ठीक है, जैसे ही सेंट्रल हमारी जो क्लास थी उसकी कोई ना कोई स्टेट चेंज होती है, तो उसके साथ जितने भी कनेक्टेड हैं डिस्प्लेज या व्यूज या दूसरी क्लासेस, वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाती है और उनकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर हमने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दे दी कि ये वाली जो है पूरी फिलॉसफी, ये वाला पैटर्न जो है ये इस्तेमाल किधर होता है, ऐसी सिचुएशंस में, ये व्हेन यू हैव टू प्रोवाइड मल्टीपल डिस्प्लेज। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आपको एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल डिस्प्लेज, मल्टीपल व्यूज के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो, सच एज ग्राफिकल डिस्प्लेज एंड टेबुलर डिस्प्लेज। ठीक है, जैसे सबसे कॉमन ये हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आपने एक ही डाटा सेट को ग्राफिकल फॉर्मेट में भी देना है और टेबुलर फॉर्मेट में भी देना है। Not all of these may be known when the information is specified। ठीक है, जब पहली बार information हम ले रहे हैं तो उसके अंदर शायद ये सारी specification ना हो। All alternative presentations should support interaction and when state is changed, all displays must be updated। ठीक है, तो जो हम displays बना रहे हैं उन सारी displays में ये ability होनी चाहिए कि उनके साथ user interact कर सके, और जब एक हमारी central की state change होती है तो वो state change जो है बाकी सारे views के अंदर अपडेट होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसमें आपकी भी इसी तरह की रिक्वायरमेंट्स है कि कहीं सेंट्रली डाटा पड़ा हुआ है और उस सेंट्रल डाटा के ऊपर व्यूज क्रिएटेड है और वो व्यूज अपडेट हो रहे हैं, तो फिर आप भी ये पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ने क्या किया कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफाइन किया। ठीक है, सोल्यूशन की डिस्क्रिप्शन दे दी। अब सोल्यूशन के अंदर हमने क्या लिखा कि ऐसा करो, दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना लो, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जर्वर, और दो कॉन्क्रीट क्लासेस बना लो, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच इनहेरिट एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो है ये कॉन्क्रीट क्लासेस जो है इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ एसोसिएटेड है। The abstract objects include general operations that the application that are applicable in every situation। ठीक है, फिर अब आपने सोल्यूशन की डिटेल देनी शुरू कर दी कि कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर क्या करता है, कॉपी मेंटेन करता है स्टेट की, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट की इम्प्लीमेंट क्या करता है, अपडेट इंटरफेस करता है। ठीक है, तो हमने एक क्लास डायग्राम फॉर्मेट में इसकी डिटेल देनी शुरू कर दी। अब अपडेट करेगा तो इंटीजर वाला कॉलम अपडेट करेगा या कैरेक्टर वाला करेगा या उसके पास कोई एरे या लिंक लिस्ट होगी उसको अपडेट करेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसने सिर्फ ये कहा है कि अपडेट वाला जो फंक्शन है वो कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर की जो क्लास है उसके अंदर डालो। ठीक है, अब अपडेट के फंक्शन के अंदर लिखना क्या है ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि जो आपकी कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर की क्लास है वो करती क्या है, वो जो भी करती है उसकी बेसिस पे उसका अपडेट फंक्शन होगा ना। तो वो वाली डिटेल्स हमने अपने डेवलपर के लिए, जो भी इस पैटर्न को अप्लाई कर रहा है, हमारा बंदा है, बाहर का कोई बंदा है, whoever is using the pattern is responsible for filling in those details। हमारा बस मकसद ये है कि हम जनरल से उसको बता दें कि अच्छा अब जो भी अपडेट का फंक्शन आपने बनाना है वो कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर के अंदर रख लें, ये वाला फंक्शन बनाना है वो इधर रख लें, दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना लें, दो कॉन्क्रीट क्लासेस बना लें और उनको इस तरह से रिलेट कर लें। ठीक है, फिर एंड में लास्ट चीज हमने क्या की, हमने कॉन्सिक्वेंसेस डिफाइन किया। ठीक है, जो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे थे, इसके अंदर हमने क्या लिखा है कि फायदे या नुकसान क्या है, ट्रेड ऑफ क्या है, बेनिफिट्स क्या है। द सब्जेक्ट ओनली नोज द एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जर्वर और डज नॉट नो द डिटेल ऑफ द कॉन्क्रीट क्लास। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, मिनिमल कपलिंग हो रही है, और मिनिमल कपलिंग इज समथिंग दैट वी डू वांट। ठीक है, हमने कपलिंग और कोहेजन जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि हाई कोहेजन इज डिजायरेबल लेकिन लो कपलिंग इज डिजायरेबल। कपलिंग हाई नहीं होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, लेकिन कोहेजन जो है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक की स्टेट चेंज जो है वो लिंक्ड को चेंज नहीं कर रही, तो एक की अगर आप बदल देते हैं डिटेल, चेंजेस टू द सब्जेक्ट में कॉज अ सेट ऑफ लिंक्ड अपडेट्स टू द ऑब्जर्वर्स टू बी जनरेटेड, सम ऑफ विच मे नॉट बी नेसेसरी। ठीक है, अब क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे सब्जेक्ट के पास है ऐसी जो हमने ऑब्जर्वर तक भेजनी है,
और इस वजह से इन दोनों में एक लिंक तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर सब्जेक्ट में कुछ मेजर चेंज होगा, सब्जेक्ट की क्लास कम्प्लीटली रीडिफाइन करनी पड़ जाती है, तो फिर आपको ऑब्जर्वर में भी चेंजेस करने पड़ जाएंगे एक सर्टेन अमाउंट तक। ठीक, तो ये उसकी लिमिटेशन या उसका ट्रेड ऑफ भी हमने डिफाइन कर दिया और हमने ये भी बता दिया कि इसका बेनिफिट क्या है या इसकी मेजर गुड पॉइंट क्या है कि लो कपलिंग कर रहा है। तो लो कपलिंग से जितने भी फायदे होते थे रीयूज एक्सेट्रा वाले, वो सारे आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसी का ये जो सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन, उसकी बेसिस पे इसकी एक क्लास डायग्राम दी हुई है कि एक आपके पास सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर कोई अटैच, डिटैच और नोटिफाई के फंक्शंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वुड बी कंपोज्ड ऑफ ऑब्जर्वर, इसके अंदर ऑब्जर्वर पड़ा हुआ होगा। ठीक है, और ऑब्जर्वर के अंदर कोई अपडेट का फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसका ये सारी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, उसमें से हमने कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर निकाला, सब्जेक्ट में से हमने कॉन्क्रीट सब्जेक्ट निकाला। ठीक है, कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के अंदर गेट स्टेट वाला फंक्शन लिख दिया। ठीक है, जो सब्जेक्ट की स्टेट को प्रोवाइड कर सकता है। और इसी तरह कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर के अंदर हमने अपडेट वाला फंक्शन लिख दिया जो ऑब्जर्व स्टेट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब इसी तरह अगेन नोट करें कि इन फंक्शंस के अलावा कौन कौन से फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, वो हमारे पैटर्न के स्कोप में नहीं आते, वो आपकी एप्लीकेशन के स्कोप में आते हैं। जिस एप्लीकेशन के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ये उस एप्लीकेशन के स्कोप में आते हैं। मैंने अपने पैटर्न में खाली वो डिफाइन कर दिए हैं जनरल से फंक्शंस, जेनेरिक फंक्शंस जो आपको चाहिए होंगे अपना काम पूरा करने के लिए। ठीक है, और कौन सा काम पूरा करने के लिए? ऑब्जर्वर के पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा की जितनी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्स हैं आपको अपनी एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से खुद मेंशन करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब in order for you to use patterns in your design, you need to recognize that any design problem you are facing may have an associated pattern that can be applied. पहले तो पैटर्न अप्लाई करने के लिए आपको पैटर्न्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेड, अब ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे गैंग ऑफ फोर ने एक पूरी किताब बनाई हुई थी और उस किताब के अंदर जो है इन्होंने लिखे हुए थे कि कौन कौन से पैटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑब्जर्वर मैंने आपको अभी दिखा दिया जल्दी से, इस ऑब्जर्वर के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें फर्दर एग्जांपल्स हैं। टू सेवरल ऑब्जेक्ट्स, स्टेट ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज चेंज, ऑब्जर्वर लगा सकते हैं। टाइडी अप इंटरफेसेस, तो फिर हम फिकेट पैटर्न लगा सकते हैं। प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे फॉर एक्सेसिंग, ठीक है, फिर हम आइटरेटर लगा सकते हैं। अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी, ठीक है, रन टाइम पे फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करनी हो, डेकोरेटर लगा सकते हैं। तो अब डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर लग रहे हैं और ये आपकी मर्जी है। ये यू शुड हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज फॉर यू टू बी एबल टू सक्सेसफुली यूज दम। ठीक है, तो इसके लिए कोई आपके पास किताब, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। उसमें से देखें कि मेरे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या यूज हो सकता है और फिर उसके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कर लें। अब गैंग ऑफ फोर या गॉफ पैटर्न्स में जो क्लासिफिकेशन हुई हुई है वो तीन बेसिक है हमारे पास। क्रिएशनल है, हमारे पास स्ट्रक्चरल है, हमारे पास बिहेवियरल पैटर्न्स हैं। क्रिएशनल कौन से होते हैं? दैट कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, किस स्टेट में क्रिएट होगा, कौन से पैरामीटर्स ये लेके क्रिएट होगा, ये सारी जो डिटर्मिनेशन है ये हमारे क्रिएशनल पैटर्न्स में होती है। चाहे वो थोड़े स्टैटिक लेवल पे हो, चाहे वो डायनामिक लेवल पे हो, लेकिन ये डिटर्मिन करता है कि ऑब्जेक्ट्स की क्रिएशन किस तरह से इफेक्ट होगी। ठीक है, व्हेन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड हमारे पास है स्ट्रक्चरल कैटेगरी के, और स्ट्रक्चरल कैटेगरी जो है वो डील करते हैं कंपोजिशन ऑफ क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्रिएशन में तो ये था ऑब्जेक्ट कब बनाना है, व्हेन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं ये एक दूसरे के रेफरेंस से कैसे स्ट्रक्चर्ड होंगे। ठीक है, क्लासेस की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से मेरे सिस्टम में, माई सिस्टम वुड बी कंपोज्ड ऑफ क्लासेस, क्लासेस कौन कौन सी मिलके एक सिस्टम बनाएंगी। और ये जब जो हमने मिलके एक सिस्टम बनाएंगी तो उनमें जो इनकी एसोसिएशंस या रिलेशनशिप्स है वो साथ डिफाइन कर दिए कि वो किस तरह के होंगे। और तीसरी हमारे पास जो कैटेगरी है वो हमारे पास बिहेवियरल की कैटेगरी है। ठीक है, हमने वो अब बिहेवियरल में क्या होता है कि हमारे पास क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स तो एग्जिस्ट कर ही रही हैं, फिर हमने ये देखा है
कि ये क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स किस तरह बिहेव करेंगी रन टाइम के ऊपर फॉर यू टू अचीव सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो क्लासेस के बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है, जैसे अभी हमने जो ऑब्जर्वर पैटर्न पढ़ा था, वो ऑब्जर्वर भी एक्चुअली बिहेवियरल में ही है कि उसमें क्लासेस और उनका स्ट्रक्चर तो डिफाइन है, वो बिहेव किस तरह से कर रहे हैं कि जब एक की स्टेट चेंज होती है तो वो दूसरे की स्टेट्स भी चेंज होती। तो ये जो एस्पेक्ट है कि जहाँ पे आप उनकी कम्युनिकेशन को किसी तरह से देख रहे हैं कि एक की स्टेट दूसरे की स्टेट, एक की कम्युनिकेशन दूसरे की कम्युनिकेशन, किस तरह से ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स के सेट में आते हैं। पैटर्न्स के दो पर्टिकुलर स्कोप होते हैं, ठीक है। स्कोप स्पेसिफाइज वेदर द पैटर्न अप्लाइज प्राइमरली टू क्लासेस और टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दो स्कोप है, क्लास का स्कोप है और ऑब्जेक्ट्स का स्कोप, और ये डिफाइन करता है कि एक पैटर्न जो है वो आइडियली क्लासेस के साथ एसोसिएट होगा या ऑब्जेक्ट्स के साथ होगा। क्लास पैटर्न्स डील विद रिलेशनशिप्स बिटवीन क्लासेस एंड देयर सब क्लासेस, ठीक है। तो क्लास पैटर्न का मकसद क्या है कि क्लासेस और उसी की सब क्लासेस के बीच में इंटरेक्शन कराए, उसी की बीच में आदि कोई स्ट्रक्चरल डिटेल या कोई बिहेवियरल डिटेल जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है। और दीज रिलेशनशिप्स आर एस्टैब्लिश्ड थ्रू इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका जो प्राइमरी हम डिफाइन करते हैं वो हम इनहेरिटेंस के थ्रू डिफाइन करते हैं, इसलिए ये थोड़े से स्टैटिक हैं, कंपाइल टाइम के ऊपर ही फिक्स हो जाते हैं। जब जैसे ही आप एक अपने सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो उसी वक्त पे जो है वो रेफरेंसेस ऑब्जेक्ट्स के साथ के क्रिएट कर लेता है, सो दैट्स व्हाई दे आर अ लिटिल स्टैटिक इन नेचर। और फिर दूसरे हमारे पास है ऑब्जेक्ट पैटर्न्स। ऑब्जेक्ट पैटर्न्स किस चीज के साथ डील करते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स, ठीक है। और इसमें डिफरेंट बात क्या है या इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये रन टाइम पे डिसाइड होता है, ठीक है, एंड आर मोर डायनामिक, ठीक। अब ये वो पूरी लिस्ट ऑफ पैटर्न्स है जो हमारे पास गॉफ में दिए हुए या जो उन 4 ऑथर्स ने अपनी किताब के अंदर दिए हुए थे, ये वो वाली लिस्ट ऑफ पैटर्न्स हैं। 3 बेसिक जो हमारी कैटेगरीज हैं वो लिखती हुई हैं, क्रिएशनल पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं या बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, ठीक है। क्रिएशनल पैटर्न्स में हमारे पास फैक्ट्री मेथड आ जाता है। अब देखो एक साइड पे हमारे पास पर्पस के अंदर दिए हुए हैं कि ये क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल या बिहेवियर है, और दूसरी तरफ स्कोप में दिए हुए हैं कि ये क्लास लेवल या ऑब्जेक्ट लेवल के, ठीक है। तो क्रिएशनल में हमारे पास क्लास लेवल पे फैक्ट्री मेथड बन जाता है, और ऑब्जेक्ट में एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, बिल्डर है, प्रोटोटाइप है और सिंगलटन है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चरल में हमारे पास अडाप्टर है, क्लास लेवल पे भी है अडाप्टर और ऑब्जेक्ट लेवल पे भी अडाप्टर है, ठीक है। देन वी हैव ब्रिज एंड कंपोजिट, डेकोरेटिव, फैकेड एंड प्रॉक्सी पैटर्न्स, ठीक है। हर पैटर्न का अपना अपना एक मकसद है, हर पैटर्न का अपना एक रीजन फॉर क्रिएशन है, ठीक है। वो एक सर्टेन प्रॉब्लम डोमेन को ही सॉल्व कर रहा है, जिसकी डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक ही लेक्चर में ये सारी की सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं है, तो आज हम बस ये कर रहे हैं कि थोड़ा अपने आप को नामों के साथ फेमिलियर कर रहे हैं कि पैटर्न्स क्या हैं और कैसे हैं और कौन कौन सी चीजें एक्चुअली इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। बिहेवियरल में हमारे पास क्या है कि इंटरप्रेटर है, ठीक है। इंटरप्रेटर पैटर्न है, टेम्पलेट मेथड है, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमांड है, आइट्रेटर है, मीडिएटर है, मोमेंटो है, फ्लाईवेट है, ऑब्जर्वर, स्टेट, स्ट्रैटेजी, विजिटर, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास, ये जो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके विजिटर तक दिए हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट टाइप के पैटर्न्स हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर और टेम्पलेट जो है हमारे पास वो क्लास लेवल के पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास चीजें हो गई, डिफरेंट अब एक्चुअल पैटर्न्स जो हैं उनके नाम ये आपको नीचे दिए हुए हैं, जिस कैटेगरी में ये फॉल कर रहे हैं वो हमने ऊपर मेंशन कर दिया है, और फिर जिस स्कोप के हैं वो भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। क्रिएशनल क्लास पैटर्न्स, क्रिएशनल क्लास पैटर्न्स अब क्या करते हैं, पहले तो हमने सिंपल देखा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट दो स्कोप होते हैं, जिसमें क्लास में कुछ चीजें प्राइमरीली स्टैटिक वाली होती हैं और ऑब्जेक्ट्स में थोड़ी डायनामिक वाली होती हैं। अब फिर इनको अपनी कैटेगरीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो क्रिएशनल पैटर्न्स वो है दैट डिफर सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन टू सब क्लासेस, कि जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन, क्रिएशनल पैटर्न्स का मकसद क्रिएशन के, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के इश्यूज हैंडल करना था ना, कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, कब बनाना है, किन पैरामीटर्स के साथ या किस स्टेट के अंदर बनाना है। तो अब ये क्या करते हैं कि क्लास पैटर्न्स क्या करते हैं, डिफर सम पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन टू सब क्लासेस,
कि कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो पार्ट है ना वो डेफर करते हैं या डिले करते हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीचे डाल देते हैं किसके ऊपर, सब क्लासेस के ऊपर। और क्रिएशनल ऑब्जेक्ट पैटर्न्स क्या हैं? क्रिएशनल ऑब्जेक्ट पैटर्न्स क्या करते हैं कि डेफर इट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये सब क्लासेस वाली बात स्ट्रिक्टली इनहेरिटेंस वाली चीज के अंदर आ जाती है, और जब दूसरे ऑब्जेक्ट वाली बात आ जाती है तो इसमें ये रिलेशनशिप नेसेसरी नहीं है कि वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो या कोई दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के बीच का रिलेशनशिप हो। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स, अगेन स्ट्रक्चरल क्लास पैटर्न्स क्या है? यूज इनहेरिटेंस टू कंपोज क्लासेस, ठीक है। एक क्लास दूसरी क्लास के रेफरेंस से कंपोज कैसे भी होगी, ये क्लास बनी हुई है तो इसके अंदर सब क्लास क्या है और इन दोनों के फिर आपस का इंटरेक्शन से ओवरऑल कैसे फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है। तो स्ट्रक्चरल क्लास पैटर्न्स में अगेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो इनहेरिटेंस के थ्रू कॉम्पोजिशन है। और स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट पैटर्न्स क्या है? ये वेज डिफाइन करते हैं असेंबलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। अब अगेन ऑब्जेक्ट्स में और मे नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास और सेम हायरार्की ऑफ क्लासेस। ये जरूरी नहीं है कि इनहेरिटेंस के थ्रू ही रिलेटेड क्लासें हैं, रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये डिफरेंट नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी इनकी हो सकती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उन ऑब्जेक्ट्स की असेंबली से, उन ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के हम इस तरह के तरीके क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह के सोल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड देन वी हैव बिहेवियरल पैटर्न्स, ठीक है। जो तीसरी हमारी कैटेगरी थी वो क्या थी? बिहेवियरल पैटर्न्स की। बिहेवियरल क्लास पैटर्न्स क्या करते हैं? अगेन इनहेरिटेंस को यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एल्गोरिथम्स एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्योंकि एक रियली पावरफुल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, कि जिसके अंदर हम सब क्लासेस के थ्रू जो है पेरेंट क्लासेस की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाले पैटर्न्स भी ये करते हैं कि एल्गोरिदम्स जो हमारा एक्चुअल जो कोड है जिसने एग्जीक्यूट होना है और कंट्रोल ने कैसे फ्लो करना है उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि कौन सी चीजें इस तरह की हैं कि जो हमारी पेरेंट क्लास के अंदर अकर हो रही होंगी और कौन सी इस तरह की हैं जो चाइल्ड क्लासेस के अंदर अकर हो रही होंगी, और कौन से सिनेरियोज में कंट्रोल एक के पास जाएगा या दूसरे के पास जाएगा। और फिर हमारे पास बिहेवियरल ऑब्जेक्ट पैटर्न्स हैं जो ये डिस्क्राइब करते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो किसी ऐसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सिंगल ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकता। एक सिंगल ऑब्जेक्ट वो सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस तरह कम्युनिकेट करेंगे? अब ये रन टाइम वाली बात आ गई है। बिहेवियरल के अंदर जो है वो रन टाइम वाली बात बहुत ज्यादा है कंपेयर टू स्टैटिक। स्टैटिक में भी हम ऑब्जेक्ट्स की कोऑर्डिनेशन देख रहे थे, लेकिन वो स्ट्रक्चरल में भी हम ऑब्जेक्ट्स की जो है वो कम्युनिकेशन देख रहे थे, लेकिन वो स्टैटिक लेवल पे थी, ठीक है। तो बिहेवियरल में ये डायनामिक है या रन टाइम पे है। रन टाइम पे यूजर की किसी कंडीशन से, एनवायरनमेंट की किसी स्टेट से ये बात इफेक्ट होगी कि ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था टू डिजाइन पैटर्न्स, ठीक है। ये हमारा बेसिक लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था डिजाइन पैटर्न्स पे। इन सब को हमने एक सफिशिएंट अमाउंट में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह स्टडी करना है। आज हमने क्या चीज एस्टैब्लिश की? आज में हमने कितना देखा? हमने ये देखा कि डिजाइन पैटर्न्स हैं क्या, ठीक है। पहले तो हमने डिफाइन किया कि पैटर्न्स क्या है। पैटर्न्स प्राइमरली एक तरह के प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, और इनका ख्याल या इनका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स के पैटर्न से निकला था। हमने देखा कि बिल्डिंग्स में एक सर्टन काइंड की बिल्डिंग्स बनाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है और एस्थेटिकली ज़्यादा प्लीजिंग भी होती है, ठीक है। तो हमें एक किसी सर्टन एरा में एक ही तरह की बिल्डिंग्स इसी वजह से नजर आ रही हैं कि वो जो है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही उसके लिए नक्शे पे बनाई जाती थी। वहां से हमने कॉन्सेप्ट पकड़ा जो मल्टीपल डोमेन्स में इस्तेमाल हुआ। इवन सॉफ्टवेयर के डोमेन में हमने आर्किटेक्चरल पैटर्न्स भी क्रिएट किए और हमने सॉफ्टवेयर के डिजाइन पैटर्न्स भी क्रिएट किए, ठीक है। और आर्किटेक्चरल पैटर्न्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर लेयर पैटर्न पढ़ा है हमने, क्लाइंट सर्वर पढ़ा है हमने, सेंट्रल रिपोजिटरी पढ़ा है, और भी बहुत से पाइप एंड फिल्टर, बहुत सारे और भी पढ़े हैं। और फिर आज हमने देखे कि डिज़ाइन पैटर्न्स क्या है, डिटेल डिज़ाइन पे या क्लासेस के लेवल पे पैटर्न्स क्रिएट करें तो वो क्या है।
फिर उसमें हमने ये देखा कि पैटर्न्स नीड टू बी पब्लिश्ड, और इसमें जो एक सबसे कॉमनली फॉलो हो रही है एक डॉक्यूमेंटेशन, वो गैंग ऑफ 4 की डॉक्यूमेंटेशन यूज हो रही है, और ये 4 जो ऑथर्स हैं उनके नाम पे, और इन्होंने हमें एक सेट ऑफ पैटर्न्स दिया हुआ है, ठीक है, और किस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि पैटर्न का नाम डिफाइन किया हुआ है, पैटर्न की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम डोमेन दी हुई है कि किस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व करना है, उसकी सोल्यूशन डोमेन दी हुई है कि इसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, और फिर एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस दी हुई है कि इसको इस्तेमाल करने के गुड पॉइंट्स या बैड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे बेस करके हम एक पूरी पैटर्न की एक डेफिनेशन सी बना लेते हैं, और ये डेफिनेशन जो है वो फिर पब्लिश कर देते हैं या पब्लिक कर दी लोगों के इस्तेमाल के लिए। अच्छा, अब इस डेफिनेशन में एक बात हमने मतलब जिस पे बार बार एम्फेसिस किया वो ये था कि पैटर्न्स आपको डिटेल्स नहीं देते, वो आपको सिर्फ एक जेनेरिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्जर्वर पैटर्न की हमने एग्जांपल देखी, तो ऑब्जर्वर पैटर्न ये तो आपको बता रहा है कि अपडेट का फंक्शन बनाना है, और ये तो आपको बता रहा है कि अपडेट का फंक्शन जो है वो कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर की क्लास के अंदर बनाना है, लेकिन ये डिटेल नहीं बताता कि उस अपडेट के फंक्शन के अंदर एक्चुअली लिखना क्या है, ठीक है, क्योंकि ये वाली डिटेल जो है वो आपके सॉफ्टवेयर से पर्टेनिंग है, ये खाली आपके सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन है, ये जेनेरिक सोल्यूशन नहीं है, ये पैटर्न का सरदर्दी नहीं है कि वो सारे उसके लिए बनाए, वो सिर्फ एक जेनेरिक प्रॉब्लम डोमेन के लिए सोल्यूशन बना देता है, फिर उस अपडेट के अंदर क्या लिखना है ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर का सोल्यूशन है, ठीक है। गैंग ऑफ 4 ने बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया हमारे पैटर्न्स को, और वो क्या है, क्रिएशनल पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं और बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, ठीक है। क्रिएशनल पैटर्न्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन से ताल्लुक रखते हैं कि कब ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है। स्ट्रक्चरल जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग से उनका कंसर्न है, और फिर बिहेवियर का इसी तरह ऑब्जेक्ट्स किस तरह रन टाइम पे बिहेव कर रहे हैं उससे उसका ताल्लुक है या रिलेशन है। और इसके अंदर फिर हमारे पास 2 डिफरेंट स्कोप्स भी डिफाइन हो गए, ठीक है। कैटेगरीज तो 3 डिफाइन हो ही गई, 2 डिफरेंट स्कोप्स डिफाइन हो गए, और वो क्लास लेवल स्कोप है और ऑब्जेक्ट लेवल स्कोप है, ठीक है। क्लास लेवल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके करता है, और स्टैटिक या कंपाइल टाइम पे ही उसकी जो डिटेल्स हैं वो फिक्स हो जाती हैं, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेवल्स हैं वो रन टाइम पे अपनी रन टाइम पे यूजर की इनपुट की बेसिस के ऊपर उनका बिहेवियर जो है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि अब इन्हीं के अंदर क्लास लेवल स्टैटिक किस तरह से हो सकते हैं, क्लास लेवल क्रिएशनल कैसे हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल क्रिएशनल कैसे हो सकते हैं, क्लास लेवल बिहेवियरल, क्लास ऑब्जेक्ट लेवल बिहेवियरल ये कैसे हो सकते हैं, और इनके एक दूसरे के डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इसी से आगे लेके इसी की फर्दर कुछ पैटर्न्स हम पढ़ेंगे, और उनकी फिर एक सर्टेन अमाउंट तक इम्प्लीमेंटेशन भी चेक करेंगे कि हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, और प्लीज डू रिवाइज दीज लेक्चर्स, डू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स इन्हीं के ऊपर बिल्ड होने, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।